नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, रवांडा की सुरक्षा शरण और आप्रवासन विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में यूरोपीय संसद ने रवांडा की सुरक्षा शरण और आप्रवासन विधेयक 2024 पारित किया। 2. विधेयक के अनुसार शरण चाहने वाले व्यक्ति को निर्वासित करने के उद्देश्य से रवांडा तीसरा सुरक्षित देश है। 3. रवांडा भूमध्य रेखा पर स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। ब्रिटिश संसद ने रवांडा की सुरक्षा शरण और आप्रवासन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। नए कानून के तहत ब्रिटेन में अवैध रूप से पहुंचने वाले किसी भी शरण चाहने वाले व्यक्ति को रवांडा भेजा जाएगा। अतः कथन एक सही नहीं है। यह ब्रिटिश सरकार की पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा में बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों को निर्वासित करने की योजना का एक हिस्सा है। इस विधेयक के अनुसार रवांडा में शरण चाहने वाले व्यक्ति को निर्वासित करने के उद्देश्य से रवांडा तीसरा सुरक्षित देश है। अतः कथन 2 सही है। रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। यह अफ्रीकी ग्रेट लेक्स में से एक किवू लेक के पूर्व में स्थित है। अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, उत्तराधिकार कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? 1. उत्तराधिकार कर यानी संपत्ति कर एक ऐसा कर है जो किसी मृत व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाने से पहले लगाया जाता है। 2. जापान में उत्तराधिकार कर की दर विश्व में सबसे अधिक है। 3. भारत में उत्तराधिकार या संपत्ति कर को वर्ष 1985 में समाप्त कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। उत्तराधिकार कर को संपत्ति कर के रूप में भी माना जाता है। यह एक मृत व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाने से पहले लगाया जाने वाला कर है। अतः कथन 1 सही है। इस कर की गणना आमतौर पर किसी छूट या कटौती के बाद छोड़ी गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। जापान में उत्तराधिकार कर की दर 55% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। अतः कथन 2 सही है। इसके बाद 50% की दर के साथ दक्षिण कोरिया का दूसरा स्थान है। फ्रांस में 45% उत्तराधिकार कर दर है, जबकि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में यह दर 40% है। भारत में फिलहाल उत्तराधिकार पर कोई कर नहीं लगता है। उत्तराधिकार या संपत्ति कर को वर्ष 1985 में समाप्त कर दिया गया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण हेतु समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की। 2. सच्चर समिति ने सरकारी नौकरियों एवं सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों पर मुस्लिमों के लिए 10% तथा अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा की सिफारिश की। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात की जाए तो सच्चर समिति ने अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण हेतु एक समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की। अतः कथन 1 सही नहीं है। रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश सरकारी नौकरियों तथा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की सीटों में मुस्लिमों के लिए 10% एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा प्रदान करना। अतः कथन 2 सही नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए वर्तमान 27% ओबीसी कोटा में से 8.4% कोटा आरक्षित करना। इस्लाम अथवा ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति आरक्षण कोटा के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। 2.
अप्रैल 2024 तक भारत सेवा क्षेत्र के उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। यह वैश्विक व्यापार में नवीनतम रुझानों का विश्लेषण करता है, अतः कथन एक सही है। अप्रैल 2024 तक भारत सेवा क्षेत्र के उत्पादन में विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर था, जो लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। यह भारत की जीडीपी के आधे से अधिक है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावों के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, निर्विरोध चुनाव में परिणाम घोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। धारा 11 चुनाव संचालन नियम 1961 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन और निर्विरोध चुनाव में परिणाम की घोषणा की अनुमति देती है, अतः कथन एक सही नहीं है। धारा 53 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव लड़ने और निर्विरोध चुनावों में प्रक्रिया का प्रावधान करती है। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा, अतः कथन दो सही है। यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर हो तो निर्वाचन अधिकारी तुरंत सभी उम्मीदवारों को उन सीटों को भरने के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, रिपर्ज यूज्ड कुकिंग ऑयल रूको खाना पकाने के तेल के सुरक्षित और स्वस्थ उपयोग तथा बायोडीजल बनाने हेतु प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल का पुनः उपयोग करने के लिए था। 2, आज से थोड़ा कम अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने आहार में नमक, चीनी और वसा कम करने के लिए प्रेरित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। रिपर्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल खाना पकाने के तेल को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद तरीके से उपयोग करने तथा इसे साबुन एवं बायोडीजल जैसी उपयोगी वस्तुओं में पुनर्चक्रित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, अतः कथन एक सही है। आहार में नमक, वसा और चीनी को कम करने के लिए आज से थोड़ा कम जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया, अतः कथन दो सही है। मिलावट का पता लगाने के लिए सरल परीक्षणों के साथ घर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाली की जांच करने के लिए डार्ट बुक विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, शांति से समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2, इस योजना में इजराइल के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले एक असैन्यीकृत फिलिस्तीनी राज्य का प्रावधान किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 28 जनवरी 2020 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दशक लंबे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए शांति से समृद्धि योजना की घोषणा की थी, अतः कथन एक सही है। यह योजना एक असैन्यीकृत फिलिस्तीनी राज्य को इजराइल के साथ शांतिपूर्वक तरीके से रहने का प्रावधान करती है, जिससे जॉर्डन नदी के पश्चिम में सुरक्षा जिम्मेदारी इजराइल के पास रहेगी, अतः कथन दो सही है। इस योजना में गाजा और वेस्ट बैंक सहित भविष्य के फिलिस्तीन राज्य में आसान यात्रा एवं माल की आवाजाही के लिए वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी के बीच एक सुरंग का निर्माण शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है? 1, वैश्विक जलवायु की स्थिति। 2, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। 3, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। वैश्विक जलवायु की वार्षिक स्थिति विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन प्रकाशित करता है। यह बुलेटिन सबसे प्रभावशाली दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैसों के नवीनतम रुझानों और वायुमंडलीय भार की रिपोर्ट करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, इसके साथ ही कम गैसों के योगदान का सारांश आदि। वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, ऑटो बुअरी सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऑटो बुअरी सिंड्रोम के लक्षणों में बिना शराब पिए नशे में रहना या थोड़ी सी शराब के साथ बहुत अधिक नशे में होना शामिल है। कथन 2, इथेनॉल का उत्पादन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रणाली में कवक या बैक्टीरिया द्वारा अंतर्जात किण्वन के माध्यम से किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, या फिर कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑटो बुअरी सिंड्रोम के लक्षणों में बिना शराब पिए नशे में रहना या थोड़ी सी शराब के साथ अत्यधिक नशे में होना शामिल है, अतः कथन 1 सही है। ऑटो बुअरी सिंड्रोम या आंत किण्वन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली, मौखिक गुहा या मूत्र प्रणाली में कवक या बैक्टीरिया द्वारा अंतर्जात किण्वन के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। चक्कर आना, सिरदर्द, निर्जलीकरण इस स्थिति के लक्षण हैं, अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व के मसाला व्यापार में भारत के मसाला क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 20% है। 2, एथिलीन ऑक्साइड कार्सिनोजेनिक गुणों वाला एक स्टरलाइजिंग एजेंट है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। भारत के मसाला क्षेत्र का विश्व के मसाला व्यापार में लगभग 20% या लगभग $4 बिलियन का योगदान है, अतः कथन 1 सही है। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जो ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। एथिलीन ऑक्साइड कार्सिनोजेनिक गुणों वाला एक स्टरलाइजिंग एजेंट है, अतः कथन 2 सही है। अंतिम प्रश्न है, अर्धचालकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अर्धचालक केवल शुद्ध तत्वों से बने होते हैं, आमतौर पर सिलिकॉन या जर्मेनियम से। 2, डोपिंग नामक प्रक्रिया में इन तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जिससे सामग्री की चालकता में बड़े परिवर्तन होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अर्धचालक, जिन्हें कभी कभी एकीकृत सर्किट या माइक्रोचिप्स के रूप में जाना जाता है, यह शुद्ध तत्वों आमतौर पर सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे यौगिकों से बने होते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। डोपिंग नामक प्रक्रिया में इन शुद्ध तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जिससे सामग्री की चालकता में बड़े परिवर्तन होते हैं, अतः कथन 2 सही है। चालकता नियंत्रण इलेक्ट्रोड पर लागू वर्तमान या वोल्टेज या इंफ्रारेड दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी या एक्सरे द्वारा विकिरण की तीव्रता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नौकरियों का भविष्य नामक रिपोर्ट जारी करता है? प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।